तो 1D एरेस के बेसिक PYQ के अंदर जो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं वो प्रोग्राम है 2017 में आया हुआ एक काफ़ी बेसिक सा प्रोग्राम। और मैं कहूँगा कि अगर एरेस का प्रोग्राम देखा जाए 2015 से लेकर के 2025 तक में, तो 2015 से 2025 तक में सबसे आसान प्रोग्राम मैं इसी प्रोग्राम को मानता हूँ। तो सबसे आसान प्रोग्राम से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2017 में आया हुआ ये प्रोग्राम है। थोड़ा सा एक बार प्रोग्राम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इंटीजर एलिमेंट्स इनटू एन एरे ऑफ साइज 20। ठीक है, सिंपल सा काम है। इसने हमसे ये कहा कि आपको इनपुट लेना है। क्या करना है? इनपुट लेना है। ठीक है, इनपुट लेना है। किसका इनपुट लेना है? इंटीजर एलिमेंट्स का। किनका इनपुट लेना है? इंटीजर एलिमेंट्स का। किस में लेना है? इनटू एन एरे, एक एरे के अंदर इनपुट लेना है। हमने कहा ठीक है। अब जब बात एरे की आती है, तब बात एरे के साइज की भी आती है। तो एरे का साइज इन्होंने बताया कि हमको 20 एलिमेंट्स का एक एरे बनाना होगा। उस 20 एलिमेंट्स के एरे के अंदर मुझे 20 इंटीजर एलिमेंट्स का इनपुट मुझे यूजर से लेना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब अगर मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखते हुए चलता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहला हमारा जो काम होगा लॉजिक की, अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा वो यही होगा कि हम इनपुट करेंगे 20 इंटीजर एलिमेंट्स को इनटू एन अरे। एक बार सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम 20 इंटीजर एलिमेंट्स को एरे के अंदर इनपुट ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 20 इंटीजर एलिमेंट्स एरे में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं पुराने लेक्चर्स में भी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि 1 डायमेंशनल एरे के अंदर किस तरीके से यूज़र से इनपुट लिया जाता है। बट कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं पता है वो जब मैं अभी कोड करूँगा तो वो देख लेंगे तब। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं कि 20 इंटीजर एलिमेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो कुछ हम रैंडम एलिमेंट्स मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो मैं उन नंबर्स को लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो सपोज करिए कि वो जो रैंडम एलिमेंट्स मुझे मिले होंगे वो 1 से लेकर के 20 तक के ही नंबर्स हैं। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैं 20 तक लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास सपोज करिए कि यूज़र ने हमें ये 20 एलिमेंट्स इंटीजर के दिए होंगे एज अ इनपुट। अब जब हमारे पास इनपुट आ चुका है तो दूसरा काम क्या था? परफॉर्म दी फॉलोइंग ऑपरेशंस। कुछ ऑपरेशंस हमें इन नंबर्स के ऊपर करने। अब वो ऑपरेशन क्या है? सबसे पहला ऑपरेशन है डिस्प्ले लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दी अरे। अरे में से सबसे लार्जेस्ट नंबर को ढूंढना है। ठीक है, अब अगर मेरे पास 20 एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरीके से, जो कि नंबर्स है 1 से लेकर के 20 तक के, और अगर मुझसे कहा जाए कि मुझे इसमें से लार्जेस्ट नंबर ढूंढ के बता देना है, तो मैं तो फटाफट से देख करके बता दूंगा कि भैया इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है? 20 है। अगर मुझसे कहा जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर ज़रा ढूंढ करके बताओ, तो मैं तो फटाफट बता दूंगा कि भैया यहाँ पर स्मॉलेस्ट क्या है? 1 है। उसके बाद मुझसे कहा जाएगा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ज़रा ढूंढ करके बता दो, तो मैं इन सब को ऐड करके फाइनली जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं बता दूंगा कैलकुलेट करके। बात समझ में आ रही है? बट हमें एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम लिखने का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर को समझाने जा रहे हो कि ये काम आप कैसे करोगे। कि जब तुम्हें कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए जाएंगे, कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, उन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर तुम कैसे ढूंढ पाओगे, स्मॉलेस्ट को तुम कैसे ढूंढ पाओगे, उन सबका सम कैसे ढूंढ पाओगे, ये सारी चीज़ें हमें एक कंप्यूटर को सिखाने जा रहे हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। तो सारी चीज़ें काफ़ी बेसिक लेवल से हमें देखनी होंगी। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है, सबसे पहला तरीका कि आप ऑब्जर्व कर लो इन सारे नंबर्स को, ओवरऑल ऊपर ऊपर से एक बार में देख लो और आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि 20 यहाँ पे लार्जेस्ट है। सबको देख करके आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है। बट ये कैपेबिलिटी ह्यूमंस के पास है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि मान लो अगर आपके सामने ये नंबर्स ना हो, आपको पता ना हो, दिख ना रहा हो कि ये नंबर्स कौन है कौन नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपके पास चांस ये है कि आपको एक एक करके नंबर बताए जाएंगे, एंड इन द एंड आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा था। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि नंबर क्या है? 1 है। फिर आपको बताया जाएगा कि एक और नंबर है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एक एक करके। ऐसे करते करते मुझे 20 तक नंबर्स बताए जाएंगे, लेकिन एक एक करके। और कंप्यूटर के सामने भी जब लूप चलेगा तो ये नंबर्स एक एक करके ही सामने आएंगे। बात समझ में आ रही है? अब जब नंबर्स मेरे सामने एक एक करके आने वाले हैं, तो अब मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को समझने के लिए? पहला,
मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं नंबर्स को लिखता जाऊंगा कॉपीज पे, बाद में ढूंढ के बता दूंगा, ठीक है। बट उससे बेहतर क्या है कि जब मुझे ये बताया गया कि सबसे पहला नंबर 1 है, तो मैंने कहा जब मुझे जो अभी तक जितने नंबर्स बताए गए उसमें से 1 ही था, तो जितने नंबर्स बताए गए उसमें लार्जेस्ट भी यही, स्मॉलेस्ट भी यही। बोलो भाई, अगर मुझे सबसे पहला नंबर 1 बताया और अभी तक जितने नंबर्स को मैं जानता हूं वो सिर्फ 1 ही है, तो यही लार्जेस्ट और यही स्मॉलेस्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब अगली बार मुझे नंबर 2 बताया जाएगा तो मुझे समझ में आएगा नहीं नहीं, मेरे पास अभी तक नंबर्स 1 और 2 आ चुके हैं, और तब मैं कहूंगा स्मॉलेस्ट तो 1 ही है लेकिन लार्जेस्ट अब 2 हो चुका है। तो इस अप्रोच को कहते हैं कि आप किसी चीज को अज्यूम करो, मान लो, बाद में ये देखो कि आपकी मानी हुई चीज गलत है तो आप अपनी गलती को मानो और अपनी चीजों को अपडेट कर दो। तो हुआ क्या कि जब भी हमारे पास जो नंबर्स आएंगे, एरेज आएंगे, उसके सबसे पहले एलिमेंट को हम मानेंगे कि वो लार्जेस्ट और वो स्मॉलेस्ट है। फिर धीरे धीरे हम बाकी के एरे एलिमेंट्स को चेक करेंगे, और कहीं पर भी अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जिस लार्जेस्ट को और स्मॉलेस्ट को अज्यूम किया है वो गलत है। गलत होने का क्या मतलब है कि सपोज करो आपने 1 को लार्जेस्ट अज्यूम किया, तो आगे किसी ऐसे नंबर को एनकाउंटर करना, आगे किसी ऐसे नंबर का मिलना जो कि आपके अज्यूम किए हुए लार्जेस्ट से बड़ा निकल जाए, तो इसका मतलब आपने जिसे लार्जेस्ट अज्यूम किया वो गलत है। बात समझ में आ रही है? गलत होने का यह भी मतलब है कि अगर आपने 1 को स्मॉलेस्ट माना है, 1 को स्मॉलेस्ट माना है, और आगे आपको कहीं पर भी ऐसा नंबर मिल जाए जो आपके स्मॉलेस्ट से छोटा निकल जाए, तो इसका मतलब आपने जिसको स्मॉलेस्ट अज्यूम किया था वो गलत है। तो आप फौरन से अपने स्मॉलेस्ट को अपडेट करो। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो सेकंड स्टेप होने वाला है वो क्या होने वाला है कि भाई हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को ढूंढना होगा। अब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को ढूंढने के लिए मैं यहां पर सिंपल सी बात लिख देता हूं फटाफट से। मैंने कहा कि जब मैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को ढूंढने जाऊंगा तो हमने क्या कहा कि मेरे पास एरे होगा, ठीक है। सपोज करिए कि ये जो एलिमेंट्स है मेरे पास, ये ARR एरे के अंदर है 1 से 20 तक के एलिमेंट्स। तो मैं क्या कहूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैं कहूंगा कि चलो ठीक है, अब मेरे पास एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो मैंने कहा मैं मानता हूं कि मेरा स्मॉलेस्ट और मेरा लार्जेस्ट दोनों के दोनों इसी एरे के 0 इंडेक्स पर बैठा हुआ एलिमेंट होगा। अब 0 इंडेक्स का क्या मतलब है? यहां पर जो एलिमेंट 1 है इसका इंडेक्स 0 है, एलिमेंट 2 का इंडेक्स 1 है, एलिमेंट 3 का इंडेक्स 2 है, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते 20th एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो 19 है। हम जानते हैं कि एरे में एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, इन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स का यूज करना पड़ता है, जिसे हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। सो एरे के नाम को तो हम लिखते हैं, लेकिन एरे के नाम के बाद मुझे एक इंडेक्स यहां पर बताना पड़ता है, और जो इंडेक्स मैं बताऊंगा मुझे वो वाला एलिमेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ARR4, तो 0 इंडेक्स इसका, 1 इसका, 2 इसका, 3 इसका, 4 इसका, तो मुझे एलिमेंट 5 मिलेगा ARR4 लिखने पर। बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा ARR0 का मतलब होता है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, एरे का सबसे पहला एलिमेंट। मैं उसी को स्मॉलेस्ट और उसी को लार्जेस्ट मानता हूं, अज्यूम करता हूं। अब हो सकता है मेरा अजम्पशन गलत हो, तो अजम्पशन गलत है या सही है उसे चेक भी तो करना होगा ना। अब चेक करने के लिए आप क्या करोगे? चेक करने के लिए आप एक लूप चलाओगे। क्या करोगे? एक लूप चलाओगे। आप कहोगे फॉर int I इज इक्वल टू 0, ठीक है, और फिर आप कहोगे I लेस देन ARR डॉट लेंथ, यानी एरे के लेंथ से एक पहले तक आपका लूप चलेगा, और हर बार आप इंडेक्स को प्लस प्लस करते जाओगे, यानी I प्लस प्लस। और अंदर आकर के बस आप एक ही चीज चेक करोगे, क्या? इफ, अगर, क्या अगर किसी पॉइंट पर हमारा स्मॉलेस्ट, यानी हमने जिसे सबसे छोटा माना था, वो बड़ा निकल जाए किसी और दूसरे एरे के इंडेक्स वाले एलिमेंट से, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर हमारा स्मॉलेस्ट एरे के किसी दूसरे एलिमेंट से बड़ा निकल जाए, इसका मतलब वो दूसरा एलिमेंट स्मॉलेस्ट है, हमारा स्मॉलेस्ट गलत है, ठीक है। उसी पॉइंट पर मैं क्या करूंगा? उसी पॉइंट पर मैं स्मॉलेस्ट के अंदर इस ARR I की वैल्यू को डाल दूंगा कि भैया भाई असली स्मॉलेस्ट तो तुम हो, अब तुम हमारे पास आ जाओ। हम पुराने वाले को हटा देते हैं क्योंकि वो तो गलत था। समझ में आ रही बात? फिर इसी तरीके से हम एक और चीज लार्जेस्ट के लिए भी चेक करेंगे, क्योंकि हमें लार्जेस्ट को भी तो संभालना है। तो हमने कहा ठीक है, अगर किसी पॉइंट पर हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है
वो छोटा निकल जाए किसी एरे के एलिमेंट से, किसी एरे का एलिमेंट यानी ARR i, क्योंकि i में वैल्यूज आएंगी 0 1 2 3 4, तो एक एक करके यहाँ पे एरे का एलिमेंट आएगा और वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के अगेंस्ट चेक किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि भैया हमारा लार्जेस्ट तो गलत है जो हमने अज्यूम किया था, तो लार्जेस्ट को अपडेट करो, सही वाले को लार्जेस्ट में डाल दो, यानी ARR i को लार्जेस्ट में डाल दो। बात समझ में आ गई। तो ये दो चीजें हमने करी, और जैसे ही हमारा ये लूप यहाँ पर एंड हो जाएगा, वैसे ही लूप के बाहर आते ही हमारे लार्जेस्ट के अंदर असली लार्जेस्ट होगा और स्मॉलेस्ट के अंदर असली स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ चुका होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये छोटा सा काम हमने किया। हमने अज्यूम किया कि भैया स्मॉलेस्ट ये है, लार्जेस्ट ये है, यानी हमने सबसे पहले एलिमेंट को स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट माना। फिर क्योंकि हमने एक लूप चलाया जो कि इंडेक्स को निकाल करके हमें बार बार देगा, तो जब वो इंडेक्स निकाल करके देगा तो ARR i लिख करके कभी हमें 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5, फिर 6, ऐसे करते करते हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे थ्रू आउट द लूप, और उस एलिमेंट को हम अपने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के अगेंस्ट चेक कराएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जो एलिमेंट हमारे पास आया हो ये असली स्मॉलेस्ट हो और ये असली लार्जेस्ट हो। और अगर ऐसा है तो हम अपने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को अपडेट करते हैं। और ऐसा करेंगे जब लूप खत्म हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स जब आपने हर एक एलिमेंट के साथ अपने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को चेक कराया है और आपने हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा काम किया, तो इन दी एंड इतना तो समझ में आता है कि हमारे पास असली स्मॉलेस्ट और असली लार्जेस्ट नंबर होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक और काम हमें करना था, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे, यानी इन्हीं एरे के सारे एलिमेंट्स का सम भी करना था। अब देखो, सम अगर करना है तो सम करने के लिए क्या करना होगा, फिर से तुम्हें एक लूप चलाना होगा जो इन सारे एलिमेंट्स को निकाल करके तुम्हें देता जाए और तुम उसे किसी सम नाम के वेरिएबल में ऐड कराते जाओ, है ना। इस तरीके से आप इन सब का सम कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आप क्या दोबारा लूप लिखने बैठोगे? नहीं, मैं कह रहा हूं एक लूप ऑलरेडी चल रहा है ना, एक लूप ऑलरेडी चल रहा है जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकालने की कोशिश कर रहा है। उसी लूप के अंदर सम कैलकुलेट कर लोगे तो दिक्कत क्या है भाई, सेम लूप में 3 काम हो जाएंगे, तो ऐसा क्या पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। तो मैं कहूँगा सम के लिए हम एक और अलग से वेरिएबल बनाएंगे सम नाम का, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और जैसे ही लूप हमारा जैसे चल रहा था तो साथ में स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट का तो काम चल ही रहा है, कॉन्करेंटली साथ साथ हम ये भी करेंगे कि हम उस एरे की पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को सम में ऐड करा देंगे। सो ARR i की जो भी वैल्यू होगी वो सम में प्लस इक्वल टू करा दी जाएगी, मतलब ऐड कराते हुए चलेंगे, एक्यूमुलेट कराते हुए चलेंगे। बस इतना करेंगे। एंड देन थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? थर्ड स्टेप जो है हमारा वो यही होगा कि हम रिजल्ट्स को प्रिंट करा देंगे। क्या करा देंगे? प्रिंट द रिजल्ट्स। हम रिजल्ट्स को प्रिंट करा देंगे। रिजल्ट्स क्या होगा? स्मॉलेस्ट के अंदर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट के अंदर हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा, और सम के अंदर हमारा सम ऑफ नंबर्स कैलकुलेट हो चुका होगा। सो ये था हमारा लॉजिक। अब फटाफट से हम लोग चलते हैं और कोड करते हैं इसे ब्लूजे विंडो के ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी ब्लूजे विंडो के ऊपर। फटाफट से हम लोग यहाँ पर एक नई क्लास बनाते हैं। इस क्लास का नाम मैं रखता हूँ PYQ2017, ठीक है, क्योंकि 2017 का ये PYQ है। तो मैं इस क्लास को यहाँ पे लगाता हूँ और पुराने सारे कोड को यहाँ से रिमूव करता हूँ। और जो सबसे पहला काम हमें यहाँ करना होगा वो ये कि हमें जावा के यूटिल पैकेज के अंदर जा करके स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना होगा, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। फिर हम अपनी एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा पब्लिक क्लास PYQ2017, जो कि हमने बाहर क्लास का नाम दिया था। फिर हम अपने मेन मेथड को फटाफट से लिख लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ब्रैकेट्स एंड देन आर्क्स। इतना हमारा काम हो चुका है, हमने मेन मेथड को बना लिया। फिर सबसे पहला स्टेप हमारा जो था वो ये कह रहा था हमसे कि भैया यूज़र से इनपुट ले लो, एक एरे डिक्लेयर करो 20 साइज का, टाइप इंटीजर होना चाहिए। तो मैंने कहा डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 20 एंड टाइप इंटीजर। तो इंटीजर टाइप का एक एरे मुझे डिक्लेयर करना है। तो इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले मैं डेटा टाइप बताऊंगा, विच इज़ इंट, int। देन ब्रैकेट्स लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने से ये समझ में आ जाएगा कि अब एक एरे डिक्लेयर होने जा रहा है, ना कि एक वेरिएबल। एरे का एक नाम देंगे, ARR हमने नाम दे दिया।
इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर का यूज करेंगे ताकि एरे के लिए मेमोरी ब्लॉक्स बन जाए, यानी मेमोरी के अंदर एरे के लिए जगह क्रिएट हो जाए। तो मैंने कहा न्यू, अब कितने ब्लॉक्स बनाने और किस टाइप के बनाने, तो मैंने कहा इंटीजर टाइप के टोटल 20 ब्लॉक्स तुम्हें बनाने, ताकि 20 बॉक्सेस मेरे पास हो। उन 20 बॉक्सेस के अंदर मैं उन 20 वैल्यूज को फिल कर सकूं। तो अब जब मेरे पास एरे डिक्लेयर हो चुका है, अब काम है मेरा कि मैं इसमें वैल्यूज को फिल करूं। अब वैल्यूज को फिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यूजर से इनपुट लेना होगा। तो इनपुट लेते हैं, सो फिल एरे बाय यूजर इनपुट। सो यूजर इनपुट से हम एरे को फिल करते हैं। उसके लिए मुझे सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड देन सिस्टम डॉट इन, अपनी इनपुट स्ट्रीम को हमने यहाँ पर दिया। अब बाहर यूजर के लिए एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हम यूजर से कहेंगे एंटर 20 इंटीजर एलिमेंट्स। हम यूजर से ये कह रहे हैं कि हमको 20 इंटीजर एलिमेंट्स निकाल करके दो, यानी इनपुट में दो। अब क्योंकि हमें एक एरे में इनपुट लेना है, तो एरे में इनपुट लेना आप पहले भी जानते हो, आपने देखा होगा लेक्चर। तो 1D एरे के अंदर इनपुट लेने के लिए हमें लूप चलाना होगा। क्यों लूप चलाना हो, क्योंकि हमें इंडेक्सेस चाहिए। एक वेरिएबल के अंदर अगर मुझे वैल्यू लेनी होती, सो मैं बस लिखता ARR इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, बस इतना करते ही मेरे पास वैल्यूज आ जाती है ना, एक, लेकिन इससे सिर्फ एक वैल्यू आती। बट क्योंकि एरे का साइज 20 है, मुझे 20 वैल्यूज चाहिए, तो इस काम को मुझे किसी लूप के अंदर करना होगा ताकि बार बार 20 बार मैं यूजर से वैल्यूज ले सकूं। सो उसके लिए मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर INT इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और इंडेक्स लेस देन ARR डॉट लेंथ तक जाएगा। गया। इसके बाद इंडेक्स की वैल्यू को हम प्लस प्लस कर देंगे, हो गया। फिर हम अपने ARR के इंडेक्स वाली पोजीशन पर SC डॉट नेक्स्ट INT को कॉल करते रहेंगे। तो इससे होगा क्या, यूजर मुझे पहला नंबर देगा, वो एरे के 0 इंडेक्स पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। यूजर मुझे दूसरा नंबर देगा, वो एरे के 1 इंडेक्स पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। यूजर मुझे तीसरा नंबर देगा, वो एरे के 2 इंडेक्स पर जाकर के स्टोर हो जाएगा, एंड सो ऑन करते करते मेरे पास ये 20 एलिमेंट्स यूजर से इनपुट में आ चुके होंगे और एरे के अंदर फिल हो चुके होंगे। अब जब फिल हो चुके हैं तो अब हमारा स्टेप नंबर 3 शुरू हो जाता है। स्टेप नंबर 3 क्या था, फाइंड लार्जेस्ट कॉमा स्मॉलेस्ट एंड सम ऑफ अरे। एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट को ढूंढो, सबसे स्मॉलेस्ट को ढूंढो और उन सब का सम कैलकुलेट करो। अब उसके लिए मुझे क्या करना था, सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट एक लार्जेस्ट, दो वेरिएबल्स बनाने होंगे और दोनों को मुझे ARR 0 से इनिशियलाइज करना होगा, कॉमा साथ में मुझे सम को 0 से इनिशियलाइज करना होगा। सो मैंने ये 2-3 काम को एक ही लाइन के अंदर कर दिया। आप चाहो तो 3 अलग अलग लाइन में कर सकते हो। INT स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू ARR 0, INT लार्जेस्ट इज इक्वल टू ARR 0 एंड INT सम इज इक्वल टू 0। तो मुझे 3 वेरिएबल चाहिए थे। मैंने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नाम के 2 वेरिएबल्स बनाए। अज्यूम किया कि सबसे पहला एलिमेंट एरे का वही मेरा स्मॉलेस्ट है, वही मेरा लार्जेस्ट है, और मुझे सम भी कैलकुलेट करना था। तो मैंने सम नाम का भी इंटीजर वेरिएबल बना लिया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं लूप चलाऊंगा जो कि इंडेक्स के लिए चलेगा। ऑफ कोर्स एक बात दिमाग में अपने फिट कर लो, 1D एरेस के ऊपर कुछ भी काम करना हो, चाहे फिर वो यूजर से इनपुट लेना हो, फिर चाहे एरे के एलिमेंट्स को बाहर प्रिंट करा करके दिखाना हो, या फिर उसके ऊपर किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, एक लूप तो आपको लिखना ही पड़ेगा जो कि इंडेक्स के लिए चलेगा। ठीक है। सो फॉर INT इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स लेस देन ARR डॉट लेंथ, फिर वही सेम लूप यूज हो रहा है, इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है। अगर आप ये ऊपर वाले लूप को देखो, वही सेम लूप यहां पर है, बस ये लूप मुझे क्या कर रहा है, इंडेक्सेस निकाल के दे रहा है। मैं इंडेक्स की मदद से एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहा हूं और उस पर खेल कर रहा हूं, उसके ऊपर मुझे जो भी ऑपरेशन करना है मैं वो कर रहा हूं। सो अब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को जब हमने अज्यूम किया तो हमें एरे के हर एक एलिमेंट के अगेंस्ट अपने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को चेक भी करना होगा कि कहीं सही माना है कि नहीं, या फिर पता चला हो सकता है पहले एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी तो हो सकता है ना जो स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट हो। तो वो चीज सही करने के लिए मैं ये चेक कर रहा हूं कि अगर मेरा स्मॉलेस्ट एट एनी पॉइंट ग्रेटर निकल जाए एरे के किसी भी इंडेक्स के एलिमेंट से, उसी पॉइंट पर क्या कर देना है, उसी पॉइंट पर ओके। सो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ओके, सो ये यहाँ पर डिक्लेरेशन सही नहीं है, इसको अलग ही अलग कर लेते हैं। सो स्मॉलेस्ट को भी मैंने ARR 0 माना, देन सेमीकोलन एंटर दबाया, फिर मैंने कहा INT लार्जेस्ट भी मेरा ARR 0 होगा,
फिर सेमीकोलन दबाया एंड देन INT सम इज इक्वल टू 0। 3 अलग अलग लाइन में मैंने इनको कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सो मैंने कहा एट एनी पॉइंट अगर मेरा स्मॉलेस्ट बड़ा निकल जाए एरे के किसी भी इंडेक्स के एलिमेंट से, तो इसका मतलब मेरा माना हुआ स्मॉलेस्ट गलत है और वो नया एलिमेंट जो है इंडेक्स वाला वो स्मॉलेस्ट होगा, तो मैं उसकी वैल्यू को उठा करके स्मॉलेस्ट के अंदर डाल देता हूँ। दैट्स इट। एंड सेम काम मैं करता हूँ किसके लिए, लार्जेस्ट के लिए। तो मैंने कहा एट एनी पॉइंट मेरा लार्जेस्ट छोटा निकल जाए एरे के किसी भी इंडेक्स के एलिमेंट से, तो इसका मतलब वो लार्जेस्ट है, तो उसकी वैल्यू को लार्जेस्ट में डाल दिया जाए। तो एरे के उस इंडेक्स का एलिमेंट लार्जेस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में मुझे सम भी कैलकुलेट करना था, तो मैंने कहा सम प्लस इक्वल टू ARR इंडेक्स का जो भी एलिमेंट आ रहा है, जो भी एलिमेंट हर बार आ रहा है उसे सम में ऐड कराते चलो, ताकि जैसे ही ये लूप एंड हो मेरे पास सारे एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट हो चुका हो। नाउ कम्स स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 है प्रिंट रिजल्ट्स को प्रिंट किया जाए। अब रिजल्ट्स को प्रिंट करना है तो क्या करना होगा, रिजल्ट्स को प्रिंट करने के लिए मैं कहूँगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और फिर मैं अच्छे तरीके से कहूँगा लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, जो भी मेरा लार्जेस्ट होगा मैं उसे यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, परफेक्ट। फिर मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और फिर मैं कहूँगा स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, और जो भी स्मॉलेस्ट की वैल्यू होगी मैं उसे यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और फिर जो भी सम ऑफ एलिमेंट्स आया होगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू, जो भी सम ऑफ एलिमेंट्स सम में आया होगा मैं उसे यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा। एंड इन दी लास्ट मैं क्लोज करूंगा अपने स्कैनर को, और स्कैनर को क्लोज करने के लिए मैंने लिखा है sc डॉट क्लोज, मेथड को कॉल कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे हमारा काम हो जाता है। तो एक बार प्रोग्राम को देख लेते हैं। हमने सबसे पहले 20 साइज का एक एरे डिक्लेयर किया, जिसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर होंगी वो इंटीजर टाइप की होंगी, ऐसा हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था। फिर हमने यूजर से एरे का इनपुट लिया है, जिसमें 20 इंटीजर एलिमेंट्स हमारे पास एज अ इनपुट यूजर हमें देगा, और हम उसे एरे में फिल करते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ लूप, ठीक है। फिर सेम लूप का यूज करते हुए हम लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और सम ऑफ एरे को कैलकुलेट करते हैं, जहां पर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट सबसे पहला एलिमेंट है, हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे पहला एलिमेंट है। फिर इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम एक लूप चलाते हैं, जो हमें एरे का हर एक एलिमेंट निकाल करके देगा, और हर एक एलिमेंट के अगेंस्ट मैं अपने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को क्रॉस वेरीफाई करता हूं। एट एनी पॉइंट जब मुझे लगता है कि मेरा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो मैंने अज्यूम किया था वो गलत है, तो मैं उस पर्टिकुलर एरे एलिमेंट को एज अ स्मॉलेस्ट या फिर एज अ लार्जेस्ट असाइन कर देता हूं, यानी उसमें डाल देता हूं। तो इस तरीके से जब लूप एंड होगा और मैंने हर एक एलिमेंट के साथ अपने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को क्रॉस वेरीफाई किया होगा, तो इन दी एंड मेरे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में सही स्मॉलेस्ट और सही लार्जेस्ट नंबर होगा। और साथ साथ मैंने बहती गंगा में हाथ धो लिया और मैंने सम ऑफ एलिमेंट्स को भी कैलकुलेट कर लिया इन दी सेम लूप। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सो ये हमारा काम था और हमने अपने 2017 के इस PYQ को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक। अब इसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं, यानी कि अब हम भी चलते हैं अपने लॉजिक को चेक करते हैं। तो इसे कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया। हमारे सामने आता है 20 इंटीजर एलिमेंट्स डालो। तो मैं 20 इंटीजर एलिमेंट्स डालने के लिए वही 1 2 3 4 करते हुए मैं 20 तक एलिमेंट्स डालने वाला हूँ और स्पेस के थ्रू। तो आप ये भी देख लो कि 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 then 5 then 6 then 7 then 8 then 9 then 10 then 11 then 12 13 14 15 16 17 18 19 and then 20 and then मैंने एंटर किया। तो हुआ क्या कि मैंने एक साथ 20 एलिमेंट्स का इनपुट दे दिया और वो सारे के सारे जा करके वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं और फिर मेरे पास प्रिंट होता है लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 20। ऑफकोर्स यहाँ पे 20 सबसे बड़ा नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 1, ऑफकोर्स यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 है। एंड देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 210। ठीक है, तो 210 हमारे पास सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आता है। इसको क्रॉस वेरीफाई आप करना चाहो तो, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स है 1 से 20 तक के, 1 से n तक के,
सो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। सो n की वैल्यू यहाँ पर 20 है, तो आप कर सकते हो 20 इंटू 20 प्लस वन, यानी 20 इंटू 21, ठीक है। देन उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आपकी जो वैल्यू है वो 210 आ जाएगी। सो 20 इंटू 21 विल बी 420 एंड 420 को आप डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ऑफ कोर्स 210 आने वाला है। सो ये सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स भी बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई। सो 2017 का हमारा ये PYQ हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट PYQ के तरफ। तो अब हमारे सामने दूसरा PYQ है जो कि 2022 में आया हुआ है, यानी 2022 में ये एरे का बेसिक सा PYQ आया है। काफ़ी सिमिलर है हमारे पीछे वाले PYQ से, ठीक है, काफ़ी सिमिलर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर एम्फेसिस नहीं डालूंगा लॉजिक के ऊपर, थोड़ा बहुत मैं समझाता हूँ, फिर से चलते हैं डायरेक्टली कोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक क्लास बनानी है, उसके अंदर एक एरे को डिक्लेयर करना है। उस एरे का साइज 20 होना चाहिए और डेटा टाइप डबल होना चाहिए। सो एरे डिक्लेयर करने के लिए जो दो चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, सबसे पहले एरे का साइज इन्होंने बता दिया कि भैया 20 साइज का एरे है। दूसरा मुझे डेटा टाइप पता होना चाहिए, इन्होंने बता दिया डबल डेटा टाइप है। उसके बाद उस एरे को डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने का मतलब मुझे यूजर से इनपुट लेना है। सो वही सेम काम जो हमने पिछले प्रोग्राम में किया, सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। एंड परफॉर्म द फॉलोइंग, और फिर कुछ ऑपरेशंस करने हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है कैलकुलेट एंड प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो पीछे वाले प्रोग्राम के अंदर हमने सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स कैलकुलेट किया था, इस वाले प्रोग्राम के अंदर हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है। सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। सो वो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, वो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बस सम की जगह हम प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसे 1 से इनिशियलाइज करेंगे एंड देन जहां हम उसे प्लस इक्वल टू कर रहे थे वहां मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू होता जाएगा। देन दूसरा जो ऑपरेशन है वो हमें ये कराना है कि प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। एरे के अंदर जो 20 के 20 एलिमेंट्स आपके पास आए हैं, जो 20 के 20 एलिमेंट्स आपके पास आए हैं, उनका स्क्वायर कैलकुलेट करके आपको प्रिंट कराना है। ये भी बहुत आसान सा काम है। एक बार लॉजिक को फटाफट से यहाँ पे रफली देख लेते हैं, फिर हम लोग कोड करते हैं इसको, ठीक है। तो रफली लॉजिक ये है कि मेरे पास ARR नाम का एक ऑफकोर्स एरे होगा, उसके अंदर 20 एलिमेंट्स होंगे, डबल डेटा टाइप के होंगे ऑफकोर्स, और उसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। ये सारा कॉमन काम है जो लगभग हर प्रोग्राम के अंदर आप करोगे। सो मैं उसे रिपीटेडली यहाँ पे बार बार नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, हम प्रोडक्ट को देखते हैं और स्क्वायर को देखते हैं। तो होगा सिंपल सा यही काम। मैंने क्या कहा, 1D एरे का आपको कोई भी प्रोग्राम करना है, आपको लूप तो चलाना ही पड़ेगा। सो आप कहोगे फॉर int i इज इक्वल टू 0 से शुरू करोगे एंड देन आप खींचोगे i लेस देन ARR डॉट लेंथ। यहाँ पर भी हम एरे का नाम वही ARR ही मान रहे हैं, ठीक है। सो ARR डॉट लेंथ तक से पहले तक आप एरे को चलाओगे, इंडेक्स को चलाओगे एंड देन आप हर बार i की वैल्यू को प्लस प्लस करोगे। अब ये लूप आपको क्या निकाल के देता है, ये लूप आपको इंडेक्स निकाल करके देता है। क्या निकाल करके देता है, इंडेक्स निकाल करके देता है। अब इंडेक्स निकाल करके दे रहा है तो अब मुझे क्या करना था, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ। मुझे प्रोडक्ट कैलकुलेट करना था, तो मैं प्रोडक्ट नाम का यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा और उस प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करूंगा। इतना तो आपको भी पता है, अगर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो उस वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करना होगा, 0 से नहीं। क्योंकि 0 से इनिशियलाइज कर दोगे तो जो भी नंबर उसमें मल्टीप्लाई कराते जाओगे अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट 0 का 0 ही रहने वाला है। सो 1 से हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, बढ़िया। तो प्रोडक्ट जब आप कैलकुलेट कराओगे तो सबसे पहला काम आपका प्रोडक्ट का है। आप अंदर आकर के लूप के ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, आप कहोगे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू ARR, यानी उस एरे के ith इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट आता है उसे प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कराते चले जाओ। उस एरे के ith इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट आता है उसे प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कराते चले जाओ। तो जब लूप एंड होगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास उस एरे के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट मौजूद होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा जो काम हमें यहाँ पे करना था वो ये कि हमें स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का स्क्वायर कैलकुलेट करना था। सो ईच एलिमेंट हमारा ARR i के अंदर आता है और उसे हमें प्रिंट कराना था। तो प्रिंट कराने के लिए ये तो बहुत आसान सा काम है, ये तो बहुत आसान सा काम है। मैं कहूँगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधे सीधे प्रिंट। ऑफकोर्स हम कोड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे। तो प्रिंट में क्या कराऊंगा, मैं कहूँगा कि ARR i जब मैं लिखता हूँ, जब मैं ARR i लिखता हूँ तो इससे मुझे करंट एलिमेंट मिल जाता है कि कौन सा एलिमेंट चल रहा है। पहला एलिमेंट होगा तो पहला मिल जाएगा, दूसरा होगा तो दूसरा मिल जाएगा, तीसरा होगा तो तीसरा मिल जाएगा। अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई करा दूं इसी एलिमेंट के साथ, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करा के प्रिंट करा दूं तो क्या मैंने इसके स्क्वायर को प्रिंट करा दिया? बोलो। अगर मैं कहता हूं 2 का स्क्वायर क्या होगा, आप भी कहोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2,
कहोगे ना। मैंने कहा 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप भी कहोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने कहा 4 का स्क्वायर क्या होता है, आप भी कहोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, कहोगे ना। तो मैं कह रहा हूं कि ए आर आर आई का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे ए आर आर आई मल्टीप्लाई बाय ए आर आर आई। दैट्स इट, यही तो करना है। तो जब मैं सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट होकर के मिल जाता है, और बस मैं उसी को उठा करके प्रिंट करा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की मदद से। बस सिंपल सा काम था, और ये लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, बात खत्म, इतना ही करना है हमें, यही दोनों काम करने थे। सो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका होगा। फाइनली इन दी एंड मैं जाकर के क्या करूंगा, इन दी एंड मैं जाकर के लूप के बाहर प्रिंट करा दूंगा। क्या प्रिंट करा दूंगा, मैं प्रोडक्ट की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि जब तक लूप एंड नहीं होता तब तक सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट नहीं आ सकता। तो प्रोडक्ट मैं बाद में प्रिंट कराऊंगा, लेकिन जब लूप चल रहा है तो एक एक एलिमेंट मुझे मिलता जा रहा है, मैं उसका स्क्वायर कैलकुलेट करा करके साथ ही साथ प्रिंट कराते हुए चल रहा हूं। आई होप लॉजिक समझ में आ गया। अब फटाफट से चलते हैं, इसे कोड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं ब्लूजे विंडो के ऊपर। हम एक नई क्लास बना लेते हैं। इस नई क्लास का नाम भी हम लोग रखेंगे PYQ 2022। ठीक है, 2022 का ये हमारा PYQ है, और 2022 के बहुत सारे PYQ में करने आज तो मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा नाम जो है V1 कर देता हूँ, यानी वर्जन 1। ठीक है, ये इस क्लास का नाम हो गया। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ से क्लास के नाम को हम कॉपी कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर फटाफट से import java.util.scanner करना होगा ताकि मैं यूज़र से इनपुट ले सकूँ। अब इसके बाद मुझे अपना क्लास बनाना होगा। उसके लिए मैं कहूँगा पब्लिक क्लास PYQ 2022 V1 यानी वर्जन 1। इसके बाद मैंने मेन मेथड बनाया। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर मैंने लिखा स्ट्रिंग ब्रैकेट्स एंड देन आर्क्स। हो गई बात। हाँ, इसके बाद मैं अंदर आता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको भी पता है कि क्वेश्चन के अंदर डबल डेटा टाइप का एक एरे बनाना है जिसके अंदर 20 वैल्यूज होनी है। सो डिक्लेयर एन अरे ऑफ साइज 20, जिसका साइज क्या हो 20 हो, एंड टाइप, और जिसका टाइप क्या हो डबल हो। इंटीजर नहीं चाहिए, आपकी डबल चाहिए। अब डबल डेटा टाइप है तो हम लिखेंगे डबल ब्रैकेट्स एंड देन ARR इज इक्वल टू न्यू, एंड देन हम दोबारा से डेटा टाइप को बताएंगे डबल, और उसके अंदर साइज बता देंगे 20। इतना करते ही हमारे पास एरे डिक्लेयर हो जाता है, साइज 20 का, टाइप डबल का। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज को फिल करूंगा। सो फिल अरे विद यूजर इनपुट, यूजर के इनपुट के साथ एरे को फिल कर डालो। एरे को फिल करना है तो लूप तो चलाना पड़ेगा इंडेक्सेस का, क्योंकि जब तक इंडेक्सेस नहीं मिलेंगे तो हमको एरे का वो पर्टिकुलर ब्लॉक एक्सेस करने को नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा int index इज इक्वल टू 0, इंडेक्स लेस देन ARR डॉट लेंथ सेमीकोलन, एंड देन इंडेक्स की वैल्यू को हर बार प्लस प्लस करते रहो। यही रिपीटेड काम हम बार बार कर रहे हैं। और एरे के अंदर इनपुट करने के लिए एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स पर sc.next int यूजर जो भी उठा करके वैल्यू देता है उसको डाल दो। अब sc बनाया है तो हमको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा। सो मैं लिखता हूँ स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब यूज़र के लिए बाहर मैसेज भी तो डिस्प्ले कराना होगा कि यूज़र को पता चले कि एरे का इनपुट देना है मुझे। सो मैंने कहा एंटर 20 डबल एलिमेंट्स, 20 डबल एलिमेंट्स डालने हैं आपको। कैसे एलिमेंट्स डालने हैं, डबल टाइप के एलिमेंट्स डालने हैं, तो वो समझ जाएगा। ठीक है, बहरहाल वो नंबर्स देगा, वो ऑटोमेटिकली डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारा एरे फिल हो चुका है। अब हमारा स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेप नंबर 3 ये कह रहा था कि आप प्रोडक्ट सारे एलिमेंट्स का कैलकुलेट करो। ठीक है, क्या करो, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ अरे, एरे के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालो, एंड प्रिंट स्क्वायर्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का स्क्वायर उठा करके बाहर प्रिंट कराओ। हमने कहा ठीक है। इसके लिए मुझे सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल चाहिए होगा। सो prod इज इक्वल टू 1 से मैं उसे इनिशियलाइज करूंगा, क्योंकि इसी के अंदर एरे का हर एक एलिमेंट का वैल्यू मैं इसमें इनपुट कराता जाऊंगा, यानी मल्टीप्लाई कराता जाऊंगा। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने कहा फॉर int इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से शुरू करो, इंडेक्स लेस देन ARR डॉट लेंथ। मैंने कहा ना 1D एरे पे काम करना है तो आपको इंडेक्स का तो लूप चलाना ही पड़ेगा, इंडेक्स प्लस प्लस। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब ये लूप हमें इंडेक्स निकाल करके देता जाएगा। साइज 20 है तो ये 0 से 19 तक चलेगा,
और जैसे ही मैं लिखूंगा ARR इंडेक्स, ऐसा लिखते ही मेरे पास उस एरे का पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट आ जाएगा। अब आ गया तो उसे मैं प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई भी करा देता हूं साथ में। सो प्रोड मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू, ऐसा करते ही क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर ARR इंडेक्स की वैल्यू आई है वो उठा करके प्रोड में यानी प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कराती ही जाएंगे। ठीक है, सो इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी, ARR 0 की वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी, ARR 1 की वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये काम हो रहा है। अब प्रोडक्ट तो हो गया, साथ में हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है स्क्वायर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अच्छा, ऑफ ईच एलिमेंट नहीं लिखते, हमें तो पता ही है लूप के अंदर है तो ईच एलिमेंट तो आ ही रहा है मेरे पास। तो स्क्वायर को प्रिंट कराने के लिए मैं डायरेक्टली प्रिंट करा रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसा है, बाहर प्रिंट करा देना स्क्वायर ऑफ एंड देन थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखना ARR इंडेक्स। जो भी नंबर होगा वो ARR इंडेक्स पे जो भी नंबर होगा 1 2 3 4 वो यहाँ प्रिंट होगा। तो कुछ ऐसे प्रिंट होगा बाहर की स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, है ना। तो इज इक्वल टू लिखने के लिए मैं यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग्स के अंदर इज इक्वल टू लिखता हूँ एंड देन फिर मैं यहाँ पर स्क्वायर को प्रिंट करा देता हूँ। अब स्क्वायर के अंदर ऑफ कोर्स ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं स्क्वायर नाम का, तो मैं यहाँ पर int नहीं बल्कि डबल स्क्वायर नाम का बनाऊंगा, क्योंकि मेरे एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो स्क्वायर टाइप के हैं। सो उसके लिए मुझे प्रोडक्ट को भी डबल ही रखना होगा वरना एरर्स आना शुरू हो जाएंगी। सो डबल 1.0, बात समझ में आ गई। और स्क्वायर का नाम मैं स्क्वायर करता हूँ, डबल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें मैं ARR के इंडेक्स की जो भी एरे का एलिमेंट्स आता है उसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो ARR इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय ARR इंडेक्स, ऐसा करके पर्टिकुलर इंडेक्स पर मान लीजिए ARR 0 के ऊपर जो भी वैल्यू यहाँ पर आती है, सपोज करिए कि एरे के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो ARR 0 पर 1 आएगा, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, स्क्वायर 1 का 1 आ जाएगा, देन यहाँ प्रिंट होगा स्क्वायर ऑफ ARR इंडेक्स। ऑफकोर्स यहाँ पर इंडेक्स 0 था तो ARR स्क्वायर ऑफ 1 प्रिंट होगा एंड देन इज इक्वल टू उसका जो भी स्क्वायर है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सो हमने स्क्वायर को प्रिंट कर दिया और हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम कैलकुलेट प्रोडक्ट कर रहे थे। हम प्रोडक्ट के अंदर उस एरे के एलिमेंट को पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई कराते चले जा रहे थे। अब ऐसा करते ही हमारे पास प्रोडक्ट भी आ चुका होगा और स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स भी आ चुका होगा। तो अब मैं कहूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिजल्ट्स को प्रिंट करेंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 है प्रिंट प्रोडक्ट, क्योंकि स्क्वायर्स हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं, वो तो लूप के अंदर ही काम हो गया था हमारा। सो अब हम प्रोडक्ट को प्रिंट कराएंगे। प्रोडक्ट को प्रिंट कराने के लिए हम कहेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और फिर मैं यहाँ लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो आया है भाई साहब, प्लस प्रोड में जो भी वैल्यू आई होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। एंड देन हम अपने स्कैनर को क्लोज कर देते हैं, क्लोज स्कैनर sc डॉट क्लोज की मदद से। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है बट ठीक है, कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। सो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रेडी हो चुका है। हमने सबसे पहले डिक्लेयर किया डबल टाइप का एक एरे जिसका साइज 20 है। उसके बाद हमने उसके अंदर वैल्यूज फिल कराई विद द हेल्प ऑफ यूजर इनपुट, जिसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ा। ऑफ कोर्स 1D एरे के साथ काम करना है तो एक लूप तो चलाना ही होगा जो हमें इंडेक्स निकाल करके देगा। थर्ड स्टेप के ऊपर हमने एरे के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। उसके लिए हमने प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया विद 1.0। उसके बाद फिर हमने एक लूप चलाया जो कि एरे के इंडेक्सेस मुझे निकाल करके देगा, और उस इंडेक्स की मदद से मैं एरे का पर्टिकुलर एलिमेंट निकालता हूं, उसे प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कराता चला जाता हूं, साथ में उसी पर्टिकुलर एरे एलिमेंट का स्क्वायर कैलकुलेट करके उसको प्रिंट कराता चला जाता हूं साथ ही साथ। सो ये दो काम साथ ही साथ हो रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। सो मैंने कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया। ठीक है, हमसे कहता है 20 डबल एलिमेंट्स मुझे दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देता हूँ 1 से 20 तक के नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड देन 20। मैंने एंटर दबाया। अब आप देखते हो क्या आ रहा है। सो 1 से लेकर के 20 तक मैंने 20 एलिमेंट्स दिए। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट होता है स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16,
स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, 10 इज 100, 11 का 121, 12 का एंड सो ऑन करते करते 20 का स्क्वायर 400 तक इसने प्रिंट करा दिया। एंड देन इन दी एंड जो भी नंबर्स हमने दिए थे उन सब का प्रोडक्ट जो है इसने कैलकुलेट करके मुझे दिया है 2.43290, ऐसा करके e की पावर E18। तो ये बेसिकली हो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये नंबर्स मल्टीप्लाई कराते कराते 1 से 20 तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो इतना बड़ा नंबर हो गया, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में उस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराया है। तो आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा कि चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, है ना, कन्फ्यूजन तो हो रहा होगा। तो मैं दूसरा इनपुट देता हूँ, ठीक है। इस बार मैं सिर्फ एक ऐसा एरे दूंगा जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स 1 होंगे, तो सबका स्क्वायर 1 प्रिंट होगा और इन दी एंड प्रोडक्ट भी 1 आना चाहिए। तो मैंने कहा 1 1, अच्छा मैं 20 बार 1 लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड देन एंटर, ठीक है। सो मैंने 20 एलिमेंट्स दिए लेकिन वो सब के सब 1 थे, तो सबका स्क्वायर 1 प्रिंट हुआ एंड इन दी एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो है वो 1.0 प्रिंट होता है। ऑफ कोर्स जब सारे के सारे एलिमेंट्स 1 है तो सबका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा PYQ 2022 का 2022 का हमने कंप्लीट कर लिया। अभी तक हमने 2 PYQ कर लिए, 2017 के एंड 2022 के। तो अब जो तीसरा प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं ये हमारे पास 2023 का प्रोग्राम है। ये भी 1D एरे के बेसिक्स का प्रोग्राम है। बेसिक्स का प्रोग्राम होने का मतलब ये है कि इसमें ना आप सर्चिंग की कोई टेक्निक लगा रहे हो, ना सॉर्टिंग की कोई टेक्निक लगा रहे हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा सा एरे को ट्रावर्स कर रहे हो, यानी कि स्टार्टिंग टू एंडिंग तक आप एरे के जाते हो और कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस आपसे यहाँ पे करने को कहे जाते हैं और आप उसे कर रहे हो, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज इन इंटीजर एरे ऑफ साइज 10। आपको एक ऐसी क्लास बनानी है जो एक इंटीजर एरे को बनाए और उस इंटीजर एरे का साइज 10 होना चाहिए और उसके अंदर वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है। वैल्यूज को एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये तो बाकी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आज के इस लेक्चर के अंदर करे वो उन दोनों से मैच करता है ना। यानी कि हमको वही एरे को डिक्लेयर करना है एंड देन उसके बाद यूजर से इनपुट लेना है। चलो ये चीज़ तो टैकल हो जाएगी क्योंकि हमें डेटा टाइप भी पता है और साइज भी पता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास इनपुट में कुछ ऐसा 10 साइज का एरे हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसे 10 नंबर्स आ जाएंगे एज एन इनपुट, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे इसने कहा कि फाइंड सम ऑफ 1 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर्स एंटर्ड। यानी कि आपको एरे में जो नंबर्स दिए जाते हैं उनमें से आप 1 डिजिट नंबर जैसे कि 2 4 9 3 और 1 का सम कैलकुलेट करो, ठीक। और 2 डिजिट्स नंबर जैसे कि 12 18 25 32 20 उनका सम कैलकुलेट करो और इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली डिस्प्ले कराओ कि हाँ भाई सम ऑफ 1 डिजिट नंबर जो है वो आपका 19 आया है और सम ऑफ 2 डिजिट नंबर जो है वो आपका 107 आया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये दोनों काम सेपरेटली होने चाहिए। हमने कहा ठीक है करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो है भाई इनपुट का, यानी कि हमारे पास जो इनपुट है वो कहाँ से आएगा। तो लॉजिक में जो हमारा स्टेप नंबर 1 है वो क्या होगा कि इनपुट 10 इंटीजर एलिमेंट्स फ्रॉम यूजर। यूजर से इंटीजर एलिमेंट्स का यानी 10 इंटीजर एलिमेंट इनपुट लो और सपोज करो कि वो एरे ARR के अंदर स्टोर हो गए, ठीक है। अब हमारा आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर ऑफ कोर्स हम इस एरे को ट्रावर्स करेंगे। ट्रावर्स करने का मतलब ये कि इसकी स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक जाएंगे और हर एक एलिमेंट को निकालेंगे, हर एक एलिमेंट को निकालेंगे। अब हर एक एलिमेंट को निकालने के लिए आपको भी पता है कि क्या करना होता है भाई। 1D एरे है तो एक लूप तो चलाना होगा जो इंडेक्सेस निकाल करके देगा। सो फॉर INT I इज इक्वल टू 0 है ना, I इज इक्वल टू 0 और फिर आप I को चलाओगे लेस देन ARR डॉट लेंथ तक, एरे की लेंथ से एक पहले तक चलाओगे। फिर आप कहोगे I प्लस प्लस, I की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। ये लूप आपको क्या करेगा, आपको क्योंकि एरे की साइज 10 है, एरे की साइज कितनी है 10 है, तो ये लूप आपको 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स निकाल करके देगा
और 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स आपके इंडेक्स हो गए इस एरे के। जब आप इस इंडेक्स का यूज़ करोगे और एरे के नाम के साथ कि भैया ARR 0 ARR 1 ऐसे ऐसे करके करोगे तो आपको भी पता है कि आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, लेकिन अब जब ARR 0 लिखने पर मुझे 2 मिलेगा, है ना, और ARR 1 लिखने पर मुझे 12 मिलेगा, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि जो नंबर मुझे मिला है वो 1 डिजिट का है या फिर जो नंबर मुझे मिला है वो 2 डिजिट का है? तो मैं कहूंगा थोड़ी सी बेसिक अरिथमेटिक की तरफ आप चलिए। जावा ने आपको कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपने प्लस के बारे में पढ़ा, माइनस के बारे में पढ़ा, मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ा, डिवाइड के बारे में पढ़ा एंड मॉडुलो ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। ये 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको जावा ने दिए। थोड़ा सा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आप सोचो, क्या इनमें से किसी भी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ तो चीज़ समझ में आएगी। तो हमने कहा आपको बात नहीं समझ में आ रही है। अब अगर बात नहीं समझ में आ रही तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो आपकी ऑब्जर्वेशन अपने आप काम करेगी। मैं यहाँ पे 2 1 डिजिट के नंबर्स लिखता हूँ, सपोज करिए 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और 2 2 डिजिट के नंबर्स लिखता हूँ, सपोज करिए 12 हो गया और 18 हो गया, ठीक है। अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 10 से तो रिजल्ट क्या आना चाहिए आप बताइए? 4 को डिवाइड करूं 10 से तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 12 को डिवाइड करूं 10 से तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 18 को डिवाइड करूं 10 से तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? बोलो। आप कहोगे 2 को 10 से डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, इन दैट केस कोशेंट क्या आएगा? 0 आएगा। हमने कहा बहुत सही। आप कहोगे 4 को भी 10 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, इन दैट केस कोशेंट क्या आएगा? 0 आएगा। बहुत बढ़िया। आप कहोगे कि 12 को 10 से डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, 12 को 10 से डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, कहोगे क्या? नहीं कहोगे, क्योंकि 12 तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 12 10 से बड़ा है। डिवाइड करोगे तो वो बात अलग है, आपको डेसिमल में वैल्यू मिलेगी। किसमें वैल्यू मिलेगी? डेसिमल में वैल्यू मिलेगी। तो मैंने कहा 1 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? या फिर अगर आप डेसिमल में वैल्यू लोगे तो आपको 1.2 मिलेगा, है ना। इन दी वर्स्ट केस आपको 1 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इंटीजर में देखो, क्योंकि चीज़ें इंटीजर में होंगी, आप अगर यहाँ पर देखो तो 12 भी एक इंटीजर है, ठीक, 10 भी एक इंटीजर है। तो जब आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे ऑफ कोर्स 1.2 रिजल्ट होगा, लेकिन क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर है तो फाइनल रिजल्ट भी इंटीजर में आना है, तो 1.2 को इंटीजर में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 बन जाएगा। यदि बात समझ में आ रही है तो 12 को 10 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, 18 को 10 से डिवाइड करने पर भी 1 आएगा। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्व ये किया कि जब भी 1 डिजिट नंबर को 10 से डिवाइड किया गया रिजल्ट हमेशा 0 आया, और जब भी किसी 2 डिजिट नंबर को 10 से डिवाइड किया गया रिजल्ट नॉन 0 नंबर आया। एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, अगर मैं लेता हूँ 32 जो कि एक 2 डिजिट का नंबर है, तो 32 को 10 से डिवाइड करने पर मुझे रिजल्ट में 3 मिलेगा, क्योंकि 10 3 30 तक तो डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद वो 3.2 हो जाएगा, और 3.2 को इंटीजर में टाइप कास्ट करोगे तो वो 3 बचता है सिर्फ, ठीक है। हाँ, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जब भी मैंने 1 डिजिट नंबर को 10 से डिवाइड किया तो मुझे रिजल्ट में 0 मिला कि नहीं मिला? हाँ, बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैंने 2 डिजिट नंबर को 10 से डिवाइड किया तो मुझे रिजल्ट में जो नंबर्स मिलते हैं वो नॉन जीरो नंबर्स होते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ किसी नंबर को 10 से डिवाइड करने पर अगर रिजल्ट 0 आ रहा है, ये एक तरह का इंडिकेटर है कि ये एक 1 डिजिट का नंबर है? बोलो भाई, ये एक 1 डिजिट का नंबर है। क्या मैं इसे एज अ इंडिकेटर यूज कर सकता हूँ? क्या कुछ ऐसा ही 2 डिजिट के नंबर के लिए भी हो सकता है? तो मैंने कहा थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे लॉजिक को बढ़ा दो और इनको थोड़ा सा हटा दो। अब जब आप 2 डिजिट नंबर को, आपने देखा 1 डिजिट नंबर को 10 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा था, तो क्या मैं ये कहूँ कि 2 डिजिट नंबर को 100 से डिवाइड करने पर 0 आएगा? बोलो भाई। अब कहोगे हाँ ऑफ कोर्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 12 इज लेसर देन 100, और अगर 12 100 से छोटा है तो डिवीजन हो ही नहीं सकता, तो क्वोशंट 0 आएगा। 18 डिवाइडेड बाय 100 हो ही नहीं सकता, 0 आएगा क्वोशंट। 32 डिवाइडेड बाय 100 क्वोशंट 0 आएगा। तो मैंने यहाँ से एक सिंपल सा रिजल्ट निकाला। रिजल्ट क्या निकाला कि अब मैं लॉजिक की तरफ बढ़ता हूँ। इफ, अगर, बात को ध्यान समझना, इफ ARR I को जब मैं लिखता हूँ तो मतलब मुझे पर्टिकुलर नंबर मिलता है, 2 12 4 9 ये सारे नंबर।
तो अगर ARRI को डिवाइडेड बाय 10 करने पर, ध्यान से समझना, डिवाइडेड बाय 10 करने पर रिजल्ट 0 के बराबर आता है, इट इंडिकेट्स कि वो 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, अच्छा ये एक अलग केस हो गया। एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ में क्या कहोगे? एल्स इफ में आप कहोगे ARRI को डिवाइडेड बाय 100 करने पर अगर 0 आता है तो वो एक 2 डिजिट नंबर है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो रहा है कुछ? थोड़ा सा मैं इस चीज़ों को ऊपर कर देता हूँ। क्या कहा मैंने कहा कि अगर आप एक नंबर को 10 से डिवाइड करते हो और रिजल्ट 0 आ जाता है तो वो एक 1 डिजिट का नंबर है, और अगर आप नंबर को 100 से डिवाइड करते हो और रिजल्ट 0 आ जाता है तो वो एक 2 डिजिट का नंबर है। और इसको चेक करने के लिए मैंने इफ एल्स इफ लैडर का यूज़ किया। अब सवाल ये आता है, आप कहोगे इफ एल्स इफ लैडर क्यों किया? 2 बार इफ कर लेते ना, 2 बार इफ कर लेते। मैं कहूँगा इफ एल्स इफ लैडर का यूज़ करने का फ़ायदा ये है, इफ एल्स इफ लैडर का यूज़ करने का फ़ायदा ये है, क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि अगर एक कंडीशन ऊपर वाली इसमें से सही हो जाती तो बाकियों को चेक ही नहीं किया जाएगा। अब आप कहोगे इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि आप थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन पे आ जाओ। जब मैं कह रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाय 10 करने पे 0 आएगा, तो क्या 2 को 100 से डिवाइड करने पे 0 नहीं आएगा? क्या बोलो? 200 से भी तो नहीं डिवाइड हो रहा ना, तो भी तो 0 आएगा। लेकिन क्या 2 के 100 से डिवाइड होने का ये इंडिकेटर हो गया कि 2 एक 2 डिजिट का नंबर है? नहीं, तो यहाँ पे तो हमारा लॉजिक फेल कर जाएगा फिर। तो अगर मैं इफ और इफ यूज कर लूंगा तो ये भी कंडीशन चेक होगी और ये भी कंडीशन चेक होगी, तो 2 इसमें भी ट्रू हो जाएगा। जब यहाँ चेक होगा 2 डिवाइडेड बाय 10 डबल इक्वल टू 0, तो यहाँ भी ट्रू आएगा। और जब यहाँ चेक होगा 2 डिवाइडेड बाय 100 डबल इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा। तो पता चला वो सम ऑफ 1 डिजिट में भी ऐड हो गया और वो सम ऑफ 2 डिजिट में भी ऐड हो गया। तो ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो गड़बड़ है। बात समझ में आ रही है? ये तो सीधी सीधी गड़बड़ है। तो अब क्या किया जाए? इसलिए मैंने कहा सबसे पहले आप 1 डिजिट का चेक लगाओ, क्योंकि एक बात तो तय है, जो 2 डिजिट का नंबर है वो 1 डिजिट का चेक फेल कर जाएगा। सोच के देखो कि अगर जब यहाँ पे 12 आएगा तो 12 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1 आता है, ना कि 0। तो ये तो फेल कर जाएगा और वो सम ऑफ 1 डिजिट में ऐड ही नहीं होगा। तो वो अल्टीमेटली जाकर के सम ऑफ 2 डिजिट में ही ऐड होगा। तो अब इसके लिए मुझे 2 वेरिएबल बनाने होंगे। सो मैं सम 1D में लिखता हूँ, सम ऑफ 1 डिजिट, उसमें मैं प्लस इक्वल टू करा दूंगा इस पर्टिकुलर ARRI को, जो कि 1 डिजिट का है। और मैं एक और वेरिएबल लूंगा सम ऑफ 2 डिजिट यानी सम 2D, उसमें मैं प्लस इक्वल टू करा दूंगा इस पर्टिकुलर ARRI को, यानी पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट को, क्योंकि वो एक 2 डिजिट का नंबर है। तो ये तरीका इफ एल्स इफ का यूज़ करना और ये डायरेक्टली ऑपरेटर के यूज़ करने से हमने अपने काम को बहुत आसान और छोटा बना लिया। वरना मुझे क्या करना पड़ता, मेरे पास एक नंबर आता, मैं फिर उसमें वाइल लूप चलाता, डिजिट काउंट करता, फिर मैं चेक करता कि 1 डिजिट का है कि 2 डिजिट का, फिर मैं उसमें ऐड कराता। वो बहुत लंबा काम हो जाता। क्यों चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाना जब हम चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं? आसानी से क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 केसेस थे, सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस थे, या तो 1 डिजिट नंबर है या तो 2 डिजिट नंबर है। और जो 3 डिजिट का नंबर है वो यहाँ पे दोनों ही चेक को फेल कर जाएगा। यहाँ पे भी उसका फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे भी उसका फॉल्स हो जाएगा, तो वो इन दोनों में ऐड ही नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लो, अगर आप कहोगे 133 को डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो वो आएगा 13, फेल हो गया। 133 को डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपका आएगा 1। 133 को डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपका आएगा 1, ये भी फेल हो गया। मतलब 3 डिजिट का नंबर, यानी कि हर वो नंबर जो 2 डिजिट से ऊपर है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, अगर एरे में होता भी है तो वो इन दोनों में से किसी में भी जाकर के ऐड ही नहीं होगा। मतलब हमारा लॉजिक एकदम फुल प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली काम करेगा, परफेक्टली काम करेगा। अभी हम चेक भी करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि भाई सम 1D और सम 2D नाम के 2 वेरिएबल बनाए जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम ऊपर इनको सम 1D को भी 0 से इनिशियलाइज करेंगे, साथ में हम सम 2D को भी 0 से इनिशियलाइज, दैट्स इट। एंड थर्ड हमारा स्टेप होगा, स्टेप नंबर 3 हमारा जो होगा, ऑफ कोर्स हम सम को प्रिंट कराएंगे। जो भी दोनों के हमारे सम आए हैं हम उनको प्रिंट कराएंगे। क्लियर है? अब चलते हैं, इसे फटाफट से कोड करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा ये छोटा सा लॉजिक काम भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो हम लोग आ चुके हैं अपनी BlueJ विंडो के ऊपर। यहाँ पर हम एक अपनी नई क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा PYQ 2023, ठीक है। सो 2023 का हमारा ये PYQ है।
और हमने क्लास को ओपन कर लिया, सारे कोड को रिमूव कर दिया। सबसे पहले हमें import java.util.scanner करना होगा क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। इसके बाद नीचे आकर के हम अपनी क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास, और इसका नाम भी होगा pyq 2023। फिर हम अपना मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्क्स। उसके बाद हमारा मेन मेथड बन जाता है। देन हम अपना स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। हमें डिक्लेयर करना होगा सबसे पहले एन अरे ऑफ टाइप इंटीजर एंड साइज 10। ठीक है, इंटीजर टाइप का होना चाहिए और उसका साइज 10 होना चाहिए। उसके लिए मैं लिखूंगा int ब्रैकेट्स एंड देन arr इज इक्वल टू न्यू int एंड देन अंदर साइज में मैं 10 प्रोवाइड कर दूंगा। आप सब जानते हो कि एक एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। एरे डिक्लेयर हो चुका है, अब हम उसमें वैल्यूज को फिल करेंगे। सो स्टेप नंबर 2 पर हम फिल एरे विद यूजर इनपुट, यूजर के इनपुट के साथ एरे को हम फिल करने लगेंगे। एरे को फिल करने के लिए सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है। सो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड देन हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, हमारी इनपुट स्ट्रीम हम दे देंगे, और फिर बाहर यूज़र को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्रिंट मेथड के थ्रू हम कहेंगे भैया कि हमें 10 इंटीजर एलिमेंट्स दो। सो एंटर 10 इंटीजर एलिमेंट्स, वो हमें 10 इंटीजर एलिमेंट्स उठा करके दे देगा। दे दिया उसने। फिर मैंने कहा फॉर int इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से शुरू करो, इंडेक्स लेस देन arr डॉट लेंथ तक जाओ, यानी उससे पहले पहले तक, और इंडेक्स को हर बार प्लस प्लस करते रहो। ऐसा करके क्या होगा, मुझे इंडेक्स मिलता रहेगा। और जब मैं लिखूंगा arr इंडेक्स तो इससे मुझे वो पर्टिकुलर इंडेक्स एरे का वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाएगा। तो मैं उस बॉक्स के अंदर यूजर का दिया हुआ यानी कि sc.next int वाली वैल्यू को उठा करके डाल दूंगा। इस तरीके से मैं अपने एरे को लाइन बाय लाइन, पहले इंडेक्स पर पहला एलिमेंट, दूसरे इंडेक्स पर दूसरा, ऐसे करते करते 10 एलिमेंट से मैं फिल कर दूंगा। हो गया मेरा एरे फिल। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 पे हम क्या कहेंगे कि फिल नहीं, हमें क्या करना था, हमें सम ऑफ 2 डिजिट्स एंड 1 डिजिट नंबर्स निकालना था। सो कैलकुलेट सम ऑफ 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, सो 1 एंड 2 डिजिट नंबर्स का हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें int sum 1d नाम का एक वेरिएबल बनाना होगा जिसमें हम 1 डिजिट का सम स्टोर करेंगे जिसे हमने 0 से इनिशियलाइज किया। इसी तरह से int sum 2d नाम का भी एक वेरिएबल बनाना होगा जिसे हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, 2 सम के वेरिएबल हमारे बन गए। अब सम के वेरिएबल बन जाने के बाद हम लूप चलाएंगे फॉर int इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से idx लेस देन arr डॉट लेंथ तक, वही घिसा पिटा हमारा लूप जो कि हम हर बार 1d एरे के लिए लिखते आ रहे हैं। उसके बाद हमने कहा इंडेक्स प्लस प्लस। तो ऐसा करते ही हमारे पास 0 से 9 तक के सारे इंडेक्सेस इस लूप के थ्रू आएंगे। और जब मैं अंदर लिखूंगा arr इंडेक्स, तो अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट, इंडेक्स की वैल्यू 1 है तो सेकंड एलिमेंट, ऐसे करते करते एरे का वो एलिमेंट मिलता जाएगा। अब उसके ऊपर मुझे क्या करना था, मुझे इफ एल्सिफ वाला काम करना था। तो मैंने कहा इफ, अगर, ठीक है, अगर क्या, अगर एरे का उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो कोई नंबर आएगा, आ गया, मैं उसे डिवाइड करके 10 से चेक करूंगा। अगर 10 से डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, विच दैट मीन्स कि वो 1 डिजिट का नंबर है, और मैं सम 1d नाम के वेरिएबल में उस नंबर को उठा करके ऐड करा दूंगा, तभी जब वो 1 डिजिट का नंबर है। फिर मैं नीचे आता हूं, मैंने कहा एल्सिफ क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो नीचे वाली चेक ही ना करी जाए, चेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चेक हो गई तो बाकी 2 डिजिट 1 डिजिट के नंबर वो 2 डिजिट के लिए भी फुलफिल कर जाएंगे जिस तरीके से हम कर रहे हैं। सो हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। सो arr इंडेक्स, देन हमने कहा अगर वो नंबर डिवाइडेड बाय 100 होता है और होने के बाद रिजल्ट 0 आ जाता है, कुछ बात समझ में आई, रिजल्ट 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि सम ऑफ 2d यानी कि 2 डिजिट्स के नंबर्स का जो सम का वेरिएबल था इसमें उसको उठा करके ऐड कर दो। बात समझ में आ गई। सो arr इंडेक्स की जो भी वैल्यू है वो सम ऑफ 2d में ऐड करा दी जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन चेक करती है कि वो नंबर 2d यानी 2 डिजिट का है या नहीं, और ऊपर वाली कंडीशन डिवाइडेड बाय 10 वाली चेक करती है कि वो नंबर 1 डिजिट का है या नहीं। अब जब इफ एल्स इफ लगाया जाता है तो एल्स लगाना पड़ता है,
नहीं, ज़रूरी नहीं होता है, हम लगाना चाहें तो लगा भी दें, अगर एरर देगा तो हम लगा लेंगे, ठीक है। सो बस इतना ही काफ़ी था, इफ़ एल्स इफ। एंड देन उसके बाद हम बाहर आते हैं। बाहर आएंगे तो ऑफकोर्स अब तक हमारा सम ऑफ 1D एंड सम ऑफ 2D यानी कि 1 डिजिट नंबर का सम 1D में कैलकुलेट हो चुका होगा और 2 डिजिट नंबर्स का सम 2D में कैलकुलेट हो चुका होगा। ये स्मार्ट मूव था हमारा लूप से बचने के लिए कि डिजिट काउंट करो फिर चेक करो, तो वो बहुत लंबा काम हो जाता। तो उसमें हमने थोड़ा सा स्मार्ट मूव खेला है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब हम फाइनली अपने रिजल्ट्स को प्रिंट कराते हैं। स्टेप नंबर 4, प्रिंट रिजल्ट, यानी कि जो हमारे सम आए हैं। सो उसको प्रिंट कराने के लिए हम कहेंगे system.out.println और मैं कहूँगा सम ऑफ 1 डिजिट नंबर इज इक्वल टू जो भी आया होगा साथ में प्लस सम 1D की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। सेम लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे उठा करके पेस्ट कर देता हूँ और मैं 1 की जगह पर यहाँ पे 2 कर देता हूँ और सम 1D की जगह पर सम 2D कर देता हूँ और फिर मैं फाइनली जा करके अपने स्कैनर को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इनपुट का काम खत्म हो चुका है। सो sc.close। बढ़िया, ये ज़रूरी नहीं होता लेकिन आप कर दो तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर किया जिसका टाइप इंटीजर था, साइज 10 था, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें स्कैनर क्लास की मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक लूप चला करके हमने उस 10 साइज के एरे में 10 इंटीजर एलिमेंट्स का इनपुट लेते हुए फिल कर दिया। इस चीज़ को आप जानते हो कि आप कैसे करते हो। फिर हमने सम ऑफ 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर्स को कैलकुलेट करना शुरू किया। हालांकि ये काम बहुत लंबा हो सकता था अगर हम हर एक एरे के इंडेक्स पर यानी जो नंबर आता है उसका हम डिजिट काउंट करने चले जाते और फिर डिजिट काउंट करके पता करते कि वो 1 डिजिट का है कि 2 डिजिट का, तो फिर वो वाइल लूप लिखना पड़ता, बहुत लंबा काम हो जाता। स्मार्ट मूव हमने यहाँ पर थोड़ा सा अरिथमेटिक के साथ खेला। हमने कहा कि अगर कोई नंबर डिवाइडेड बाय 10 करने पर उसका रिजल्ट 0 आता है यानी कोशेंट 0 आता है, रिमाइंडर नहीं कोशेंट 0 आता है, इसका मतलब है कि वो 1 डिजिट का नंबर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और इसी तरह से अगर किसी नंबर को डिवाइडेड बाय 100 करने पर कोशेंट 0 आता है, इसका मतलब है कि वो 2 डिजिट नंबर है। लेकिन ऐसा 1 डिजिट नंबर के साथ भी ये कंडीशन ट्रू हो जाती। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने यहाँ पे इफ एल्स इफ लैडर का यूज़ किया कि अगर ऊपर वाली कंडीशन पहले ही चेक हो गया कि वो 1 डिजिट का नंबर था तो वो वहीं पर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आकर के ऐड नहीं होगा। सो वो चीज़ है कि एक बार इफ की कंडीशन अगर ट्रू गई तो एल्स इफ को चेक ही नहीं करा जाता है, छोड़ दिया जाता है, चेक ही नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो तभी हम इफ एल्स इफ लैडर का यूज़ करते हैं कि जब हम जानते हैं उनमें से कोई एक कंडीशन सही होगी तो हमें बाकियों को नहीं चेक करना है। तो हमने वही थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट मूव खेला और हमारा काम हो जाना चाहिए। सो अब हम वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को कि क्या हमारा काम उस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है जैसा कि हम चाहते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मेन मेथड को कॉल लगाते हैं, ओके दबाते हैं। हमसे कहता है इंटीजर एलिमेंट्स, 10 इंटीजर एलिमेंट्स हमें उठा करके दो, ठीक है। तो मैं इनको बहुत ही आसान से नंबर्स दूंगा। सो मैंने कहा 1, ठीक है, मैंने कहा 1 स्पेस, उसके बाद मैंने कहा 2, देन 3, देन 4, देन 5। ये मैंने 5 इनको 1 डिजिट के नंबर्स दिए। अब मैं 2 डिजिट के नंबर्स दे रहा हूँ, 10, 20, 30, 40 और 50। टोटल 10 एलिमेंट्स हो गए। शुरुआत में 5 मैंने यहाँ पर 1 डिजिट के नंबर्स दिए एंड देन 5 मैंने यहाँ पर 2 डिजिट के नंबर्स दिए। एंटर दबाया तो अब आप देखते हो क्या प्रिंट होता है। सम ऑफ 1 डिजिट नंबर्स इज 15। अब आप ऐड करके देख लो, 1 + 2 इज 3, 3 + 3 इज 6, 6 + 4 इज, बोलो भाई 10, 10 + 5 इज 15। सम ऑफ 1 डिजिट नंबर्स 15, परफेक्ट। इसमें एक भी 2 डिजिट का नंबर ऐड नहीं हुआ। और सम ऑफ 2 डिजिट नंबर हमको 150 देता है, ऐड करके देख लेते हैं। 10 + 20 इज 30, 30 + 30 इज 60, 60 + 40 इज 100 एंड 100 + 50 इज 150। परफेक्ट। इसमें एक भी 1 डिजिट का नंबर ऐड नहीं हुआ। इसका मतलब हमने कितनी स्मार्टली अपने इस प्रोग्राम को छोटा भी बनाया और काम करने लायक भी बनाया। बहुत परफेक्ट, काफ़ी अच्छा लॉजिक यहाँ पर निकल करके आया इसका। सो यही था हमारा ये 2023 का प्रोग्राम। इसको लंबा भी किया जा सकता था। अब आप वाइल लूप लगा करके एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स, फिर उनको काउंट करो, फिर वो सारी चीज़ें करना चाहो यहाँ पर अंदर, वो भी कर सकते हो, उससे भी रिजल्ट आएगा, बट वो काम थोड़ा लेंदी हो जाता। तो मैं ईजियर अप्रोच की तरफ जा रहा हूँ और थोड़ा सा ईजियर अप्रोच को समझने के लिए थोड़ा सा लॉजिक चाहिए होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप सोचिएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।